नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन ई। आज का हमारा चैप्टर संख्या है 20। इसमें हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई जो है वो वसा में घुलनशील एक विटामिन है जिसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को जो कहा जाता है अस्थि विकृति नाशक भी कहा गया था। वैसे ही विटामिन ई जो है, विटामिन ई अगर देखा जाए तो इसको कहा गया है प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक, यानी कि बांझपन विरोधी भी इसको कहा गया है, बांझपन विरोधी। यानी कि प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक है विटामिन ई। अब विटामिन ई जो है इसकी खोज हुई थी 1922 में। 1922 में इवांस और बिशप नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था और उसमें ये पता लगाया था कि पीढ़ी बढ़ाने के लिए, यानी कि संतानोत्पत्ति के लिए एक प्रकार के जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो कि प्रजनन क्षमता को बनाए रखने का कार्य करती है। अब प्रजनन क्षमता सुचारू रूप से चलेगी, हार्मोन्स नियंत्रित रहेंगे तो संतानोत्पत्ति आसानी से होगी। अन्यथा विटामिन ई की कमी से जो होता है बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या फिर नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ई अगर महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में अगर कमी देखी जाएगी तो महिलाओं में भी बांझपन की समस्या आ सकती है और पुरुषों में भी इसके कारण जो है नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब है कि विटामिन ई प्राप्त कहाँ से होता है, तो विटामिन ई जो है वो जितने भी जो अनाज है, अनाजों के जो भ्रूण होते हैं उनके तेल से प्राप्त होता है। उसके अलावा कुछ वनस्पति स्रोतों से और कुछ जो जानतव स्रोतों के जो घी तेल वगैरह भी होते हैं उनमें भी विटामिन ई जो है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वनस्पति तेल जो है वसा वगैरह में भी इसकी मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब है विटामिन ई के कार्य। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है विटामिन ए जो है, विटामिन ए यानी कि कैरोटीन जो है उसकी मात्रा को नियंत्रित रखता है। यानी कि विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है ताकि आंतों में कैरोटीन और विटामिन ए जो रहते हैं उनका ऑक्सीकरण होने से रोक सकता है, ये को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है विटामिन ए जो है, कैरोटीन है वो नष्ट नहीं होते हैं और आंखों की दृष्टि के लिए, आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए और कैरोटीन के स्तर को बनाए रखता है। दूसरा है इसका जो कार्य है वो है लाल रक्त कणिकाओं को टूटने से बचाना। यानी कि सभी ने पढ़ा होगा कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रक्त में पाई जाती हैं। रक्त में दो तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं, एक तो आरबीसी और दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड और सेल्स जिनको कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो होती है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। अब यहाँ बात हो रही है लाल रक्त कणिकाओं की, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है कि विटामिन ई बना रहे, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को टूटने से, उनको नष्ट होने से ये बचाता है और उनकी जो जीवन अवधि है उसको बनाए रखने में ये सक्षम होता है। तीसरा कार्य है कोशिकाओं की रचना बनाना। रचनात्मक एकता का मतलब होता है यहाँ पर रचनात्मक का मतलब है
यानी कि रचना और ये रचना बनाए रखना, उसका एक आवरण आकार बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। यानी कि सभी कोशिकाओं का अपना अपना एक आकार है, रंग रूप है, उसको बनाए रखने के लिए भी विटामिन ई जो है बेहद जरूरी है। फिर आ गया प्रजनन में सहायक है, बिना इसके बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो ये तो हो गए कि इसके कार्य, विटामिन ए जो है वो विटामिन ई जो है विटामिन ए और कैरोटीन के स्तर को बनाए रखता है, ऑक्सीकृत होने से रोकता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक है, यानी कि इनकी उम्र को लंबा बनाए रखता है। तीसरा कार्य है कोशिका की रचनात्मक एकता, यानी कि उसकी रचना बनाए रखने, उसको आकार रंग रूप को बनाए रखने में भी आवश्यक है। और प्रजनन क्षमता में सहायक है, ताकि प्रजनन क्षमता चलती रहे और संतानोत्पत्ति में भी ये सहायक होता है। उसके अलावा होता है कि ये यकृत के जो विभिन्न पदार्थों हैं, विषैले पदार्थ जो होते हैं, उनसे सुरक्षा करता है, उन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। अब आ गया विटामिन ई की कमी के प्रभाव। पहला ई की कमी के प्रभाव सीधा आ जाएगा प्रजनन क्षमता में कमी, यानी क्या हो गया, पुरुष और महिला में दोनों में संतानोत्पत्ति की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाएगी और प्रजनन क्षमता जो हो जाएगी क्षीण होने की वजह से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा हो गया इसका जो कार्य है वही है यकृत का नेक्रोसिस, यानी कि यकृत से जो विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। यकृत में जो हानिकारक टॉक्सिक्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थ जो बन रहे हैं वो वहीं जमा होने शुरू हो जाएंगे और लंबे समय से वहीं बने रहने के कारण उसमें जमा होने लगते हैं और जमा होने के साथ में ही वहाँ पर दोष उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यकृत का कार्य प्रभावित होता है और यकृत में घाव हो जाते हैं, यानी कि यकृत का जो नेक्रोसिस है नामक रोग यहाँ पर हो जाता है। तीसरा है एरिथ्रोसाइट्स, हीमोलाइसिस, यानी कि विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी, वे जल्दी नष्ट हो जाएगी, अस्थि मज्जा से नई जो आरबीसी का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, उनमें कमी आ जाएगी। इसकी वजह से व्यक्ति में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी और फलस्वरूप रक्तहीनता जो रोग है, रक्तहीनता यानी कि एनीमिया, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, यानी कि ये रोग एक ही ये अलग अलग नाम है, रोग एक ही है, यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्तहीनता रोग हो जाएगा जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं और रक्त अल्पता भी कहा जाता है। और चौथा जो है मांसपेशीय ऐंठन, विटामिन ई की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा कि मांसपेशीय ऐंठन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियों का संकुचन विमोचन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी। और जो बच्चों में अगर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, महिलाओं में भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसकी मांसपेशियाँ कड़ी होने लग जाएगी और ऐंठन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई की प्राप्ति स्रोत के बारे में पढ़ा, उनकी कमी और कार्यों के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो यही खत्म होता है। अगली बार हम मिलेंगे एक नए चैप्टर विटामिन के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।